नमस्कार। मुद्दा तो है मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है कांग्रेस का जाति राग, संघ का प्रहार। जी हां, जातिगत जनगणना का राग अलपने वाली कांग्रेस पर संघ ने जोरदार प्रहार किया है। उसने कहा है कि जाति के आंकड़े कल्याण के लिए जुटाएं, ना कि राजनीति के लिए। अब इस पर कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है कि संघ ये स्पष्ट करे कि वो जातिगत जनगणना के पक्ष में है या नहीं। तो बीजेपी ने संघ की राय का स्वागत किया है, लेकिन सवाल यह है कि जिस कांग्रेस ने अपने शासनकाल में जातिगत जनगणना का विरोध किया, आज वो क्यों इस पर जोर दे रही है? क्या फूट डालो राज करो की लाइन पर चलकर कांग्रेस सत्ता में वापसी चाहती है? सवाल तो ये भी, संघ की राय के बाद क्या बीजेपी जातिगत आंकड़े जुटाएगी? आज चर्चा में इन तमाम सवालों की तह तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। Government needs the numbers. It takes, earlier also it has taken, so it can take it, no problem. But it should be only to address the welfare of those communities and caste. It should not be used as a political tool for electioneering. सियासत के केंद्र में घूम रहा जातीय जनगणना के मुद्दे पर आई आरएसएस की राय ने फिर इस मसले को गरमा दिया है। सवालों की बाढ़ फिर कांग्रेस की तरफ है कि जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी का नारा कांग्रेस बुलंद तो कर रही है, लेकिन नेहरू राजीव गांधी भी जातिगत जनगणना नहीं चाहते थे। मनमोहन सरकार ने 2011 में जातिगत जनगणना करवाई थी, लेकिन सत्ता खोने के डर से उसके आंकड़े सार्वजनिक ही नहीं किए गए। तो अब क्यों कांग्रेस इस राग को अलाप रही है? क्या कांग्रेस अंग्रेजों की रणनीति पर काम कर रही है कि फूट डालो और शासन करो? अगर नहीं तो आरएसएस भी तो यही कह रहा है कि जाति के आंकड़े कल्याण के लिए जुटाए जाए, ना कि राजनीति के लिए। वही अब कांग्रेस का इसको लेकर क्या नजरिया है वो जान लेते हैं। आरएसएस स्पष्ट रूप से बताए, देश की जनता जानना चाहती है कि वह जातिगत जनगणना के पक्ष में है या विरोध में, क्योंकि मनुस्मृति को की पालना करने वाला आरएसएस लगातार संविधान और जातिगत जनगणना का विरोधी रहा है। पूर्व में भी मोहन भागवत जी ने आरक्षण की समीक्षा को लेकर बात कही है, तो आरक्षण की स्थिति लगातार जो है चिंता का विषय है। और भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं समय समय पर वो बयान देते हैं कि आरक्षण खत्म करना है, संविधान खत्म करना है। तो लगातार भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का चेहरा एक संविधान विरोधी, आरक्षण विरोधी, जातिगत जनगणना विरोधी चेहरा है। विपक्ष लोकसभा चुनाव के पहले ही जातीय जनगणना का राग अलाप रहा है। कांग्रेस जात पात के सहारे सत्ता में वापसी का रास्ता तलाश रही है। कुछ दिन पहले नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मिस इंडिया की लिस्ट में आदिवासी दलित के नाम न होने पर भी एतराज जताया था। हालांकि अब बीजेपी ने कांग्रेस और आरएसएस की राय पर क्या कुछ कहा वो सुनिए। बिल्कुल निश्चित रूप से देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ समाज के सभी क्षेत्रों में, सभी विषयों में अपना चिंतन मनन करता है। उन्होंने जो भी चिंतन मनन किया है निश्चित रूप से सराहनीय और प्रशंसनीय है। ना जात पर ना पात पर मोहर लगेगी हाथ पर। कभी कांग्रेस जात पात के ऊपर उठकर विकास की बात किया करती थी, लेकिन 2014 के बाद से सत्ता से बाहर चल रही कांग्रेस के विचार और नारे दोनों ही बदल गए हैं। जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी के सहारे समाज को बांटने की कोशिश कर शायद कांग्रेस सत्ता की शिखर तक पहुंचना चाहती है, लिहाजा वो जातिगत जनगणना को मुद्दा बनाए हुए है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस नेता प्रदीप आहिरवार, बीजेपी प्रवक्ता अजय धवले। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। अजय जी, संघ ने धर्म संकट से दूर कर दिया आपको एक तरह से, तो क्या आप जातिगत जनगणना कराएंगे? जी ब्रजेश जी, मुझे लगता है कल माननीय सुनील अंबेडकर जी का जो स्टेटमेंट है उसको हमको समग्रता से समझने की आवश्यकता है। उनका स्टेटमेंट इटसेल्फ क्लियर है। उन्होंने कहा था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अपनी विचार मंथन की प्रक्रिया में ये निकल के आया है कि जब जब जातिगत जनगणना की आवश्यकता लोक कल्याणकारी नीतियां बनाने के लिए लगे वो आवश्यक है, लेकिन उससे सिर्फ राजनीति नहीं होनी चाहिए, उसको पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए या उसको एज ए टूल यूज नहीं करना चाहिए जिससे देश की राजनीतिक व्यवस्था में बदलाव लाने का प्रयास करें।
दूसरा सबसे बड़ा बात, भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व, भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश का नेतृत्व अपनी सरकार का जो एजेंडा है कि हम संविधान सम्मत व्यवस्थाएं जो हैं उनका पालन करते हैं। हम डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को मानते हैं और उसी के तहत जो व्यवस्थाएं आवश्यक हैं उसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं। अब ये जो प्रश्न पूछ रहा है वो कौन पूछ रहा है? हमारा विपक्ष कांग्रेस पूछ रहा है। ब्रजेश जी, फैक्ट्स ये है कि अब तक के देश में 7 जातिगत जनगणनाएं हुई हैं, 7 में से 6 जातिगत जनगणनाएं कांग्रेस की सरकार में हुई है। उसमें भी अब 2011 की जब जनगणना उठाकर देख लीजिए, 2011 की जनगणना में सोशियो इकोनॉमिक सेंसस हुआ था, लेकिन कांग्रेस की सरकारों ने जानबूझकर उस सोशियो इकोनॉमिक सेंसस का जो डेटा है वो अभी तक के पब्लिश नहीं किया। इनकी कर्नाटक सरकार ने उसने कास्ट सेंसस किया है, अभी तक के आंकड़े पब्लिश नहीं किए। तो एन के प्रकार कांग्रेस सिर्फ इस जातिगत जनगणना को एज अ टूल टू पॉलिटिसाइज द इशू, एज अ टूल टू डिवाइड एंड रूल, ये जो इनकी हमेशा से नीति रही है कि देश में जात पात में लड़ाओ और फिर सत्ता प्राप्ति का या स्वार्थ सिद्धि का उनका जो उद्देश्य रहा है। इनके पिताजी, राहुल जी के जो पिताजी हैं, वो सदन के पटल पे लोकसभा में खड़े होकर ये कह चुके हैं कि वो किसी भी प्रकार की जातिगत जनगणना के, वो जाति पाति को नहीं मानते, वो मेरिट को मानते हैं। उन्होंने कहा था कि इस देश में ये जो जाति में बांटने वाली राजनीति है इससे हमें बाहर निकलने की आवश्यकता है। ये उनका स्टेटमेंट है जब वो लीडर ऑफ अपोजिशन हुआ करते थे। तो मुझे लगता है जब कांग्रेस का ये विचार था और एन प्रकार 2014 के बाद में भारत ने जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की राजनीति की ओर जो देश बढ़ रहा है, सब मिलकर आज भारत समृद्ध बन रहा है, तब इनको जातिगत जनगणना की ओर देश को लेके जाना है। देखिए, कल जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मत आया, उसी मत के तहत मुझे लगता है कंसेंसस बनने की आवश्यकता है कि जब जब आपको आवश्यकताएं पड़ती है, जब जब इस देश को आवश्यकता है कि कास्ट का डेटा होना चाहिए, क्यों? तो पब्लिक वेलफेयर की स्कीम्स बनाने के लिए, क्योंकि हम लोग वेलफेयर स्टेट है, हमारी नीति बड़ी स्पष्ट है। इस देश में जब जब आपको वेलफेयरिज्म की पॉलिटिक्स करनी है, देश में आपको लोक कल्याणकारी नीतियां बनानी है, तो आपके पास में एग्जैक्ट नंबर होने चाहिए ब्रजेश जी। तो मुझे लगता है ये इस विषय को इस प्रकार से अगर समझेंगे तो हम सार्थक प्रकार की देश को दिशा देने का काम। ठीक है अजय जी, मैं आ रहा हूं आपके पास, जवाब ले लेता हूं। प्रदीप जी, वो कह रहे हैं फूट डालो शासन करो की नीति है आपकी, अंग्रेजों की नीति पर चल रहे हैं। राजीव गांधी भी विरोध करते थे इसका, इंदिरा जी के दौर में तो नारा आया था, ना जात पर ना पात पर, मोहर लगेगी हाथ पर, और अब आप जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं। आरएसएस पे पहले सवाल उठाते थे, अब वो एक तरह से कह रही है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। सवाल तो सुन लीजिए मेरा पूरा, तो आपको उसमें भी आपत्ति है कि वो बताएं कि जातिगत जनगणना के पक्ष में हैं या खिलाफ में, जब कह रहे हैं कि होना चाहिए, सरकार की जरूरत हो उस अनुसार होना चाहिए, लेकिन पॉलिटिकल टूल नहीं बनना चाहिए। आपको एक बात बता दूं, आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के डीएनए में कभी भी जाति जनगणना रही नहीं है, पहली बात। और कल का जो स्टेटमेंट है आरएसएस का, उसमें भी उन्होंने स्पष्ट नहीं किया कि हम इसका समर्थन कर रहे हैं। उन्होंने कहा होनी चाहिए जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए, पर वो जाति जनगणना होनी चाहिए, उसका खुलासा होना चाहिए, ये अभी भी आरएसएस खुलासा नहीं कर रही। नहीं तो कह रहे ना पॉलिटिकल टूल नहीं बनाने के लिए, यदि आप विकास के लिए करना चाहते और कैसे कहें तो करना चाहिए, लेकिन राजनीतिक उपयोग नहीं होना चाहिए उसका। देश का जो संसाधन, देश की जो आर्थिक संपन्नता, देश का जो व्यापार, देश की जो हमारी जमीन है, अगर उसका पता चल जाए कि किस जाति वर्ग के पास कितना है और किस जाति वर्ग के पास आजादी के 78 साल के बाद भी इसका अभाव है, तो मेरे ख्याल में ये देश के उन्नति के लिए, देश के विकास के लिए, तो ये फार्मूला पहले क्यों याद नहीं आया? जब आपने 7 में से 6 बार आपने कराई जातिगत जनगणना, 1 बार अंग्रेजों ने कराई, और 2011 के आंकड़े भी आपने जारी नहीं किए। कर्नाटक ने आपने विधानसभा चुनाव से पहले वादा किया था, वो आंकड़े भी जारी नहीं किया। आपको मैं बता दूं, कर्नाटक में भी जाति जनगणना के आंकड़े सामने आएंगे और हिमाचल में भी आएंगे, तेलंगाना में भी जाति जनगणना के आंकड़े सामने आएंगे। अरे जहां हो गई वहां के तो कर देते, कर्नाटक के कर देते। लोकसभा, आरएसएस और भाजपा लोकसभा के परिणाम से डरे हुए हैं। उनको मालूम है कि देश में जाति जनगणना का माहौल बना है और देश की जनता चाहती है कि जाति जनगणना के आंकड़े उजागर हो। ये आप चाहते हैं कि जातियों में बढ़ जाए एक समाज जिसका फायदा आपको मिल जाए। आप जिम्मेदार पत्रकार होते हुए ऐसी बात कर रहे हैं, क्योंकि आपके नेता विरोध करते थे ना भाई, इसलिए कह रहा हूं। बाबा साहब, राजीव गांधी ने भी विरोध किया था, इंदिरा गांधी ने भी विरोध किया था। संविधान, ब्रजेश भाई मेरी बात सुने, बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान इस देश को चला रहा है, जहां पर जातियों, धर्मों और प्रांतों और अन्य भाषाइयों लोग सब एक सूत्र में बंध के रह रहे हैं।
भारतीय जनता पार्टी इसलिए डर रही है कि जिन उद्योगपतियों के दम पर आज भारतीय जनता पार्टी देश में राज कर रही है, चंद उद्योगपतियों के पास देश का 98% धन है, व्यापार है, जमीन है, जायदाद है। ये इस देश के लोगों को पता चलना चाहिए कि तो प्रदीप भाई ये अभी आ गया है क्या? वो तो सुन तो लीजिए आप भाई, सुन तो लीजिए आप। लोगों के पास 10 गज जमीन नहीं है ब्रजेश भाई। तो फिर आपने जो आर्थिक, सामाजिक और जातिगत जनगणना कराई थी, आबादी के पास जमीन नहीं है प्रदीप जी, आपने कराई थी, आपके पास तो डाटा होगा ना, आपकी सरकार ने कराई थी ना 2010-2011 में। इस देश की बहुसंख्यक आबादी के पास शिक्षा नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है। इन सभी चीजों को लेकर सामाजिक न्याय की बात हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी कर रहे हैं। उनका संकल्प है, मिशन है, और इस मिशन को कांग्रेस पार्टी हर हाल में इस देश में सबके सामने लाएगी। जाति जनगणना होनी चाहिए और होनी चाहिए और होनी ही लेकिन चाहिए। उसकी खिलाफत कौन कर रहा है? बीजेपी के नेता भी पुरजोर उसकी खिलाफत नहीं कर रहे हैं। उनके सहयोगी गठबंधन लोजपा हो चाहे जेडीयू हो, वो भी समर्थन में। लेकिन आप ये बताइए 2010-11 में कराई थी आपने, तो क्यों आंकड़े जारी नहीं किए? उसका जवाब नहीं दिया आपने। कर्नाटक में आपने कराई, क्यों आंकड़े जारी नहीं किए? डर लग रहा था क्या कोई? लोकसभा चुनाव से पहले बड़े अहंकार में कहती थी अब की बार 400 पार, और हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने जब सामाजिक न्याय की बात की, संविधान को खतरा, ये वाली बात कही, और जब इनकी लोकसभा में सीटें कम आई तो इनके जो मोदी जी है उनके चेहरे की चमक कम हो गई। आप लोकसभा में देख लीजिए 2000 जून, तो आप भी डर रहे हैं कहीं एक और आपका इसका पहले का मोदी एक और आपकी गारंटी कहीं हाईजैक ना हो जाए? डर तो नहीं रहे? आरएसएस डरी हुई है, भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है। देश में जो पिछड़ा वर्ग है, देश में जो दलित आबादी है, देश की जो आदिवासी आबादी है, वो ये मांग कर रही है कि हमारे साथ 78 साल की आजादी के बाद आज छोटा सा जवाब दीजिए अजय जी। डरे हुए हैं आप लोग जी इस वजह से? ब्रजेश जी, उन्होंने कहा था देश की 78 साल की आजादी के बाद हमारी क्या स्थिति है। तो मुझे लगता है ये प्रश्न कांग्रेस का नेतृत्व पहले खुद से पूछ ले। 50-60 वर्षों तक क्या आपका शासन हुआ है? आपके शासन में ये व्यवस्था बनाई गई थी, ना जात के ना पात पे। आपके शासन काल में ये व्यवस्था है कि जाति जनगणना सोशो इकोनॉमिक सेंसस आपके समय हुआ था। 2011 में सोशो इकोनॉमिक अच्छी शिक्षा होनी चाहिए। आपके समय 2011 में सोशो इकोनॉमिक सेंसस आरक्षण, आप सुन लीजिए, जाति के आंकड़े लिए आरक्षण देश की आपने आंकड़े क्यों नहीं डिस्क्लोज किए? पिछड़े वर्ग को नहीं बढ़ा है, हमारी संख्या बढ़ गई है। एक सीधा प्रश्न का उत्तर दे दीजिए। आपने 2011 से 2014 तक के उस सोशो इकोनॉमिक सेंसस के आंकड़े क्यों नहीं डिस्क्लोज किए? आपने कर्नाटका में जो प्रॉमिस किया था आंकड़े क्यों नहीं डिस्क्लोज किए? मुझे लगता है कांग्रेस पहले खुद से प्रश्न पूछ ली, लेकिन आपके पास आंकड़े हैं ना, आप जारी कर देते। लेकिन आप आप तर्क देते हैं उसमें आप बोल कितने रहे हो, आप जारी करो ना जी। लेकिन ब्रिजेश जी, इसका भी उत्तर देना चाहता हूं। ब्रिजेश जी, इन्होंने उस समय भी देश को गुमराह किया था। जो सोशो इकोनॉमिक सेंसस किया उसमें जो जाति का डेटा इन्होंने लिया वो पूरा का पूरा डेटा फॉल्टी है। ये तत्कालीन कांग्रेस के नेताओं को समझ में आ गया, संसाधन आपके पास है, यूपीए के नेताओं को समझ में आ गया था कि इस प्रकार की राजनीति, देखिए संसद आपने किया था, फॉल्टी डेटा हम अगर लेके जाएंगे तो देश की जनता के समक्ष हम क्या अच्छे से करा लीजिए, सुनियोजित तरीके से करा लीजिए। मोदी जी तो बहुत डिजिटल है। चलिए एक आंकड़ा भी बता देता हूं मैं प्रदीप जी, ठीक है अजय जी, एक आंकड़ा भी बता देता हूं फिर आगे बढ़ेंगे। जो 1931 में पहली बार जनगणना हुई थी 4147 जातियां थी, और आपने प्रदीप जी 2010 और 11 में जो जनगणना कराई थी उसमें आपने 46 लाख से ज़्यादा भी जातियां कर दी थी। महाराष्ट्र का उदाहरण दिया था जो आप केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दिया था कि महाराष्ट्र में भी 494 जातियां थी, लेकिन 2011 में 4,28,677 जातियां हो गई। तो ऐसे तो आपने सर्वे कराया था, आर्थिक सामाजिक और जातिगत जनगणना कराई थी, तो कैसे आंकड़ा बाहर आ जाएगा? जातियों की उपजातियां, इस बात को आप भी मानते कि नहीं मानते? जातियों में भी उपजातियां हैं, एक जाति है उसकी भी कई उपजातियां हैं, मेरी जाति है मेरी उपजाति है, लेकिन उनको सबको एक तो ये उपजाति है इतनी सारी। देश में जो जाति और उपजातियों का जो सर्वेक्षण हुआ, मैं इतना ही तो राहुल जी कहना चाह रहे हैं कि कितनी जातियां हैं, उनकी संख्या कितनी है, उनकी आर्थिक स्थिति क्या है, उनकी सामाजिक स्थिति क्या है, उनको मतलब समाज एक हो रहा है तो आप जातियों में बांट रहे हैं। आरक्षण की लड़ाई है। आरएसएस इस बात को जान रही है कि जिस दिन देश के अंदर, चलिए मैं आ रहा हूं आपके पास प्रभु जी, आरएसएस क्योंकि क्या कांग्रेस ने एक चक्रव्यूह रचा था जातिगत जनगणना का नारा देकर कि वो कम से कम इसका राजनीतिक फायदा उठा ले जाए, और अब आरएसएस ने एक तरह से संकेत दिया है, जो अपने विचार सामने रखे हैं
उससे जो बीजेपी में धर्म संकट था वो दूर होगा, जातिगत जनगणना कराएंगे। और क्या कांग्रेस की एक और गारंटी हाईजेक होने वाली है? देखिए ब्रजेश जी, ऐसा नहीं है। आरएसएस ने जो बोला है, जो देश में वर्तमान जो परिस्थितियां बन गई हैं, जो क्लैश होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिस पर कि हम अभी 15 मिनट से इस बहस सुन रहे हैं, बस उसी स्थिति से बचने के लिए आरएसएस ने कहा है कि यदि आपको जरूरी है विकास के लिए, समाज के तरक्की के लिए, तो इस तरीके की जनगणना कराई जा सकती है, इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ये आरएसएस का सुझाव है। आरएसएस कोई सरकार नहीं चलाता है, आरएसएस कहीं कोई ऐसी बॉडी नहीं है। सुझाव दे रहा है तब भी कांग्रेस को आपत्ति है कि आप कोई निर्देश देने वाले हैं। यहाँ ब्रजेश जी जो बार बार जो बहस हो रही है, अभी प्रदीप भाई बहुत अच्छे ढंग से उसको विस्तार से समझा भी रहे थे। सवाल यही खड़ा होता है कि भाई जो अभी जो सरकार है, जो अपना तीसरा टर्म पूरा करने जा रही है, 10 साल के बाद 11वें साल में प्रवेश किया है, उस सरकार में हजार खामियां हैं। जातिगत संतुलन उसी सरकार की देन है। इसके पहले जो 60 साल तक जो राज चला, उस राज में कोई देन नहीं, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं। तब उन्होंने क्यों जरूरत नहीं समझी? जातिगत जनगणना तो अंग्रेजों ने शुरू करा के गए थे, जैसा आप भी आंकड़े बता रहे हैं। 1935 में हमारे यहाँ अंग्रेजों के राज में आखिरी जातिगत जनगणना हुई थी। 1937 के चुनाव में आरक्षण की व्यवस्था अंग्रेजों ने की थी। उस जमाने में जो चुनाव होते थे प्री पर्स वगैरह के, जो अलग अलग स्टेट के, आखिरी पहला आम चुनाव कहें इस देश का तो आज़ादी के पहले वही हुआ था। तो तब अंग्रेजों ने इसकी व्यवस्था की थी। फिर हमने उसको क्यों नहीं लागू रखा? क्योंकि हमको हमारे देश की परिस्थितियों के हिसाब से चलना था। आज भारत का संविधान बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान बन के रह गया है, चाहे बीजेपी नेता हो चाहे कांग्रेस नेता हो। अम्बेडकर जी का पूरा योगदान है संविधान बनाने में, इसमें कोई दो राय नहीं है। अम्बेडकर जी को पूरा श्रेय जाना चाहिए, लेकिन संविधान तो भारत का है ना, किसी व्यक्ति का संविधान नहीं है। लेकिन हमको क्या है कि भारत को नहीं मान रहे हैं, हम अम्बेडकर को मान रहे हैं। तो बस यहीं पर पूरा क्लैश शुरू हो रहा है कि हमको किसको ऊपर रखना है, किसको नीचे रखना है, बस यहाँ पर है। क्योंकि आप जब विपक्ष में हैं तो आपको अपने सुविधा से सत्ता में आने की सीढ़ी आपको और कोई नहीं मिल रही। लगातार 2 चुनाव आप हार चुके, तीसरे चुनाव में भी लगभग वही स्थिति है। तो आपने एक सीढ़ी ऐसी बना ली है जिससे कि सामाजिक भेदभाव बढ़े, क्लेश हो और उसके जरिए आप सत्ता में आए। क्योंकि ये बहुत सोचा समझा फार्मूला है, बहुत पहले से आजमाया हुआ फार्मूला है। बिहार में कर्पूरी ठाकुर ने भी इसका प्रयोग किया था, उसके बाद लालू मुलायम ये सब प्रयोग कर चुके। लेकिन ये जो मांग कर रहे हैं, ये जो पूरा चला रहे हैं, उन नेताओं को समझना चाहिए कि भारत में, दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में क्षेत्रवाद चल सकता है, कहीं पर जातिवाद चल सकता है, बिहार उत्तर प्रदेश में जातिवाद चल सकता है, लेकिन पूरे भारत में वो नैरेटिव नहीं चल सकता जो आप चलाना चाह रहे हैं। आप जातिगत जनगणना कर लीजिए, आर्थिक तौर पे कीजिए, जातिगत कीजिए, आंकड़े जारी कर दिए, इससे होगा क्या? इससे वर्ग संघर्ष ही बढ़ेगा। उस वर्ग का कोई विकास नहीं होना, कोई तरक्की नहीं होनी। अब जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी आप दे दीजिए। 60% या 50% सारी सरकारी नौकरियां ओबीसी को, ओबीसी 50% से ज़्यादा मानते हैं। आप दे दीजिए 20% नौकरियां एससी को। उसके बाद क्या होगा? तो उसके बाद टकराव हुआ और जातियां ही आपस में लड़ जाएंगी। जैसे आपने कहा कि जब आज़ादी के पहले जब जनगणना हुई थी कितनी जातियां थी, अब उपजातियों को जाति का दर्जा दे दिया गया। जैसे अब हमारे यहीं चलता है ना कि एक जिले को तोड़ के आप 4 जिले बना दीजिए, क्योंकि आपको वहाँ पर 4 नेताओं को संतुष्ट करना है। भारत का विभाजन इसीलिए हो गया कि एक प्रधानमंत्री पर हम तैयार नहीं हुए, 2 प्रधानमंत्री बनने के दावेदार थे, दोनों को प्रधानमंत्री बनना था, तो 2 कुर्सियां दे दी हमने। तो बस वो बंटवारा है। इसलिए प्रदीप जी से छोटा जवाब लेता हूँ, फिर हमारे साथ दिनेश जैन भी जुड़ गए हैं जो आरएसएस के विचारक हैं। आ रहा हूँ जैन साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है अनादि टीवी पर। तो प्रदीप जी, सत्ता में आने के लिए आप समाज को बांटना चाहते हैं, यही आपको एक सीढ़ी बची है और कोई मुद्दे नहीं बचे हैं। भाई आप जिम्मेदार पत्रकार हैं, आप ऐसी बात करते हैं तो अच्छा नहीं लगता। भारतीय जनता पार्टी क्लेश नहीं होगा क्या? समाज जातिगत जनगणना आंकड़े सामने आएंगे तो क्लेश नहीं होगा समाज में? आप कोई क्लेश नहीं होगा, कोई कहीं कोई फूट नहीं पड़ेगी, कहीं कोई दरार नहीं आएगी। आरएसएस ये नैरेटिव सेट करना चाह रही है कि जो पिछड़े वर्ग की संख्यानुपात में आरक्षण मिलना चाहिए। आज हमारे को जो आरक्षण एसटी और एसटी को मिल रहा है, ये हमें उस 2011 की संख्या के अनुपात में मिला, जबकि हमारी संख्या बढ़ चुकी है और संविधान में हमें आरक्षण मिला है हमारी संख्यानुपात में, और पिछड़े वर्ग को आरक्षण मिलना चाहिए उनके संख्यानुपात में। 1931 मंडल कमीशन लागू हुआ। वो तो समर्थन है, भाई दे रहा है ना भाई इस बात को। कई बार स्पष्ट कर चुके हैं मोहन भागवत भी। अच्छा प्रदीप जी, अंबेडकर जी जो संविधान बना के गए थे उसमें ओबीसी का आरक्षण तो था नहीं, तो ओबीसी का जिक्र क्यों? अंबेडकर जी का संविधान का पालन किया जाए देश में। मेरी पटेरिया जी, संविधान के आर्टिकल 16 ये कहता है कि देश में सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन से जो समाज और जाति के लोग हैं उनको राज्य की सरकार और केंद्र की सरकारें आरक्षण दे सकती है। आर्टिकल 16 पढ़ लीजिए। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने व्यवस्था करके गए पिछड़ों के लिए भी,
बाबा साहब तो कुछ आज टाइम जो के लिए पिछड़े व्यवस्था वर्ग का करके गए थे आरक्षण प्रदीप जी। उसी में है बाबा साहब कुछ टाइम के लिए व्यवस्था कर गए थे, वो तो खुद भी सहमत नहीं थे उसको लेकर। आरक्षण, राजनीतिक आरक्षण के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने 10 साल बोला था। हाँ, पटेरिया जी 10 साल सिर्फ राजनीतिक आरक्षण के लिए बोला था। तो हटवा दीजिए उसको आप। तो मैं आपसे वही तो कह रहा हूं कि पिछड़े वर्ग की जो संख्या बढ़ी हुई है, पिछड़े वर्ग को जब अपनी जाति के बारे में पता चलेगा, उनकी संख्या के बारे में, निश्चित रूप से वो आरक्षण तो वो तो आपके पास है ना, आपने तो 2011 में करवा लिए थे ना भारतीय सर्वे, जनता लेकिन पार्टी जारी नहीं कर पाए। करना ठीक चाहती है, समय नहीं है। दिनेश जी से भी एक भारतीय कमेंट्स जनता ले लेता हूँ। पार्टी की सोच में दिनेश जी, आरक्षण नहीं है, बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान नहीं है, इसीलिए जाति का वो विरोध करती है। और ठीक है, जातिगत अब खड़गे भी जनगणना पूछ है, रहे उसका हैं विरोध कि आरएसएस संघ इसीलिए कर रही है। जातिगत जनगणना के पक्ष में है या विरोध में, उन्होंने स्पष्ट नहीं किया है। वो ये भी कह रहे हैं कि आरएसएस का जो 50% आरक्षण की सीमा है उसके बारे में चुप्पी क्यों साधे हुए? दिनेश जी। जी, बात यह है कि देखिए, जो भी कोई कार्य होना चाहिए, जो भी सामाजिक कार्य हो, राष्ट्रीय कार्य हो या धार्मिक कार्य हो, उसका अल्टीमेट उद्देश्य जो है, एम जो है, वो जन कल्याण होना चाहिए। आखिर किसके लिए सामाजिक कार्यकर्ता काम करता है? राष्ट्र के हित में काम करता है या सामाजिक कल्याण के लिए काम करता है? जब ऐसी कोई भी नीति, ऐसा कोई भी कार्य जिससे जन कल्याण को लाभ ना होता हो, जन कल्याण के उद्देश्य को प्राप्त ना कर पाए, ऐसा कोई भी कार्य वो असफल है, उसका कोई तात्पर्य नहीं है, उसका कोई देश के लिए, समाज के लिए या किसी भी संप्रदाय के लिए उसका कोई सामाजिक या व्यक्तिगत लाभ नहीं हो सकता। इसलिए आरएसएस का यह कहना कि जातिगत जनगणना अगर लोकतांत्रिक हित के लिए है, जन कल्याण के लिए है, तो हम उसका स्वागत करते हैं। कोई भी ऐसा कार्य जिससे जन कल्याण होता हो, सामाजिक समरसता है, या कोई भी ऐसा कार्य जिससे कि सामाजिक समरसता के अलावा लेकिन कोई भी ऐसा जनगणना करा कार्य, लेंगे आज, फिर वो कहेंगे कि सार्वजनिक कीजिए इसको, जबकि वो पिछली सरकारों ने सार्वजनिक नहीं किया। शायद इसलिए नहीं किया होगा, सामाजिक भेदभाव होगा, लोगों में विदेश पैदा होगा, इस वजह से नहीं किया होगा। यही डर रहा होगा ना। जो सामाजिक विभाजन होगा उससे कैसे निपटेंगे फिर? सामाजिक विभाजन अल्टीमेट उसका एम क्या होना चाहिए? हमको उसके उद्देश्य प्राप्ति की तरफ ध्यान देना चाहिए। अगर उसके उद्देश्य में लोकहित छिपा हुआ है तो हम उसके लिए प्रयास कर सकते हैं, उस कार्य को आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन तो क्या आपको लगता है कि कांग्रेस लोकहित में इस मांग को पर जोर दे रही है? कांग्रेस तो व्यक्तिगत हित में काम करती है। वो एक नासमझ व्यक्ति को देश का प्रधानमंत्री या देश का नेतृत्व देने के लिए काम कर रही है, जो कि राष्ट्र हित और जनहित और लोक कल्याण हित के विरुद्ध है। ये सारा जो प्रलाप है, ये जो कांग्रेस का जो सारा प्रयास है, वो कुल मिलाकर एक व्यक्ति विशेष को देश की गद्दी सौंपने के लिए कार्य कर रहे हैं। चाहे उसके लिए हिंदुओं की जाति विभाजन हो, इस देश की हानि हो, इस देश की सुरक्षा खतरे में पड़ती हो, या इस देश का अपना अस्तित्व खतरे में पड़ता हो, लेकिन कांग्रेस को किसी भी प्रकार से सत्ता प्राप्ति चाहिए। और एक व्यक्ति विशेष जिसको पूरी तरह से समझ नहीं है, ना राजनीति की है, ना भारतीय समाज की समझ है, ना हिंदू धर्म की समझ है, उस व्यक्ति को वो सत्ता पर बैठाना चाहते हैं और उसके माध्यम से अपना व्यक्तिगत हित साधना चाहते हैं। ये अल्टीमेट कांग्रेस का एम रहा है। लेकिन तो प्रदीप जी, छोटा सा जवाब दीजिए, समय नहीं है। सिर्फ एक ही लक्ष्य है आपका कि एक व्यक्ति को शीर्ष पर पहुंचाना है, पीएम बनाना है। आपका राष्ट्र हित में, लोक हित में। देश का दुर्भाग्य है कि देश की सत्ता आज सबसे ज्यादा झूठ बोलने वाले प्रधानमंत्री के हाथ में है। और भारत की आजादी के 78 साल बाद कांग्रेस पार्टी का एक नेता आदरणीय राहुल गांधी, जो सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जिसकी जितनी संख्या सामाजिक न्याय की बात नहीं कर रहे हैं, वो व्यक्तिगत हित के बारे में सोच रहे हैं। सामाजिक न्याय इसमें हित नहीं है, बदलना है। उनकी सोच में सामाजिक न्याय की बात है ही नहीं। आरएसएस तो चाहती सामाजिक न्याय का कोई कंसेप्ट नहीं है, कोई विचार ही नहीं है सामाजिक न्याय का। अगर वो सामाजिक न्याय के लिए काम करते तो 60 साल कांग्रेस सत्ता में रही, कोई प्रयास नहीं किया उन्होंने सामाजिक न्याय के लिए। उन्हें तो सामाजिक अन्याय किया, उन्होंने विभिन्न प्रकार से देश को बांटने का काम किया है। नहीं तो प्रदीप जी, क्या इंदिरा गांधी, राजीव गांधी सामाजिक न्याय की पैरवी नहीं करते थे, उसके पक्ष में नहीं थे? जो राहुल गांधी आपके जन नेता है वही है पक्ष में बस। प्रदीप जी, क्या राजीव गांधी और इंदिरा गांधी सामाजिक न्याय के पक्ष में नहीं थे? क्या वो भी कर सकते थे? राहुल गांधी है बस। मोहन भागवत जी ने बिहार में कहा, ब्रजेश भाई, कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए। हेगड़े जी ने, कर्नाटक के सांसद ने कहा कि हम संविधान बदल देंगे 400 पार।
तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के डीएनए में संविधान नहीं है। बाबा साहब चूंकि कांग्रेस ने 55 बार संविधान बदला है, देश को दुनिया का कांग्रेस ने सर्वोत्तम 50 संविधान से दिया। अधिक बार संविधान को बदला है। आप अपनी बात क्यों नहीं याद करते हैं? इंदिरा जी ने 50 से अधिक बार संविधान नहीं बदला जाता है प्रदीप जी, संशोधन तो आपने भी किए, 106 संशोधन हुए, सामाजिक आपने किए। चलिए माफी चाहता हूँ क्योंकि समय की बाध्यता है, इसकी चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस का जो जाति राग है वो सत्ता में पहुंचने की सीढ़ी के लिए है, वो सीढ़ी बनाना चाहते जाति जनगणना को, लेकिन अब एक तरह से आरएसएस ने भी कहा है इसको पॉलिटिकल टूल ना बनाए, सिर्फ विकास के लिए, लोकहित के लिए यदि सर्वे कराना है तो सरकार को कराना चाहिए। तो क्या बीजेपी के सामने जो धर्म संकट था वो दूर हो गया है और अब कांग्रेस से एक और मुद्दा छिनने जा रहा है? ये बड़ी बात है। क्या जातिगत जनगणना होगी और फिर उस पर क्या सियासत बंद हो जाएगी, ये भी देखने की बात होगी। बहरहाल मुद्दा तो है, मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।